हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गायनिकोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो बस मैं पॉइंट वाइज रीड आउट करते जाऊंगी और जो पॉइंट जो भी है उसको मैं समझाते जाऊंगी। अगर जो कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है द कॉमन सॉरी आई एम सॉरी The commonest variety of cervical cancer is squamous cancer carcinoma। जो सबसे कॉमन जो वैरायटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। ये 80 से 90% फीमेल्स को हो जाता है ये सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो ये क्या है? सबसे कॉमनेस्ट वैरायटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर है। तो याद रहेगा आप लोगों को कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो सबसे कॉमनेस्ट सर्वाइकल कार्सिनोमा है। सेकेंड है हमारा स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज बेस्ड प्रिंसिपली ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। देखो, जो भी स्टेजिंग करते हैं या फिर ग्रेडिंग करते हैं ना सर्वाइकल कैंसर का, कि कौन सा स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज का, ठीक है। तो उसमें जो भी है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग पर होता है। तो इसके लिए पैप स्मेयर लेते हैं। पैप स्मेयर में टेस्ट होता है, उसमें कुछ सेल्स लेते हैं। जो भी सर्विक्स होता है ना, उसके आसपास के जो भी सेल्स होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है और उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो सेल्स का ग्रोथ है उसको देखा जाता है और उसके बेसिस पे उनका सर्वाइकल कैंसर का जो स्टेजिंग और ग्रेडिंग है उसको किया जाता है। In stage 0 cervical carcinoma, the neoplastic changes involve whole epithelium but the basement remain intact। देखो, जो जीरो स्टेज होता है ना, उसमें जीरो स्टेज सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक चेंजेस होता है उसमें, ठीक है। न्यूप्लास्टिक चेंजेस क्या होता है कि मतलब जो चेंजेस मतलब उसमें क्या होता है ना कि सिक्रीशन आना स्टार्ट करता है, स्मेलिंग होता है। तो ये सब जो होता है ना कि ये फाइनल स्टेज में होता है। लेकिन जो जो न्यूप्लास्टिक चेंजेस होता है वो क्या करता है ना कि पूरा जो भी इपिथेलियम है उसके आसपास में ये स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो बेसमेंट है वो रिमेन इंटैक्ट होता है। मतलब देखो, जो सेल्स होता है ना उसमें इपिथेलियम, बेसमेंट, वो अलग अलग सेल्स का लेयर होता है, ठीक है। तो लेयर होता है, उस लेयर में स्टडी किया जाता है। तो जो बेसमेंट होता है ना वो इंटैक्ट दिखेगा। कब दिखेगा? तो वो सर्वाइकल जब स्टेज 0 होगा तब उसका मेम्ब्रेन बेसमेंट रिमेन इंटैक्ट रहेगा। लेकिन वही आगे अगर फर्दर स्टेज अगर उसका एडवांसमेंट होगा तो बेसमेंट जो है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो इंटैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। सारे इपिथेलियम को तो इन्वॉल्व करेगा ही, ऊपर से वो इंटैक्ट भी नहीं दिखेगा अगर वो एडवांस स्टेज में जा चुका है तो। All cases of carcinoma with stage 2 and onward are known as advanced carcinoma। जितने भी कार्सिनोमा हैं विथ स्टेज टू के बाद बोलो या फिर स्टेज 2 वाले कार्सिनोमा बोलो, वो सारे क्या होते हैं कि एडवांस कार्सिनोमा की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। वो काफ़ी एडवांस हो चुके होते हैं, उनका अनकंट्रोल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका रहता है, उनको कंट्रोल करना थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमा इंक्लूड इरेगुलर और कंटिन्यू ब्लीडिंग, ठीक है, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, रेक्टल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, हेमाचूरिया, यानी कि यूरिन करते उसमें भी क्या होता है ब्लड आता है, उसको बोलते हैं हेमाचूरिया। अगर यूरिन में ब्लड आए तो उसको बोलते हैं हेमाचूरिया। ये सिम्टम्स है एक एडवांस सर्वाइकल कार्सिनोमा का,
जब क्या होता है ना कि इरेगुलर ब्लीडिंग, जो पीरियड्स होता है वो उनका इरेगुलर होने लगेगा कंटिन्यू। और अगर पीरियड्स हो रहा है तो कंटिन्यू 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कभी कभी होता है ना केसेस देखा जाता है कि 6 मंथ तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है और उसके बाद वो लोग ना एनीमिया का शिकार हो जाती है। तो वो लोग एनीमिया का कंप्लेन लेके आती है कि उनको चक्कर लगता है और खून का कमी हो जाता है। 1.5 ग्राम के अराउंड उनके बॉडी में ब्लड हो जाता है। तो वो ओपीडी में कंप्लेन लेके आती हैं कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो गया। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि हीमोग्लोबिन किस वजह से डाउन हुआ है। कंटिन्यू 6 मंथ तक ब्लीडिंग होता है उसमें, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो इरेगुलर पीरियड्स होता है उसमें। फिर ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ऑफेंसिव होगा, ठीक है। और पेल्विक पेन होगा, पेल्विक एरिया में उसको पेन होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन करने का उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। फिर पेनफुल यूरिनेशन, अगर वो पेशाब करती है तो उसमें भी उसको दर्द होता है। फिर लैट्रिन के रास्ते में भी उसको दर्द होता है, रेक्टल पेन। फिर रेक्टल ब्लीडिंग, लैक्टिक करने के टाइम में भी उसका क्या होता है ना कि ब्लड आना स्टार्ट होता है। और हिमैचुरिया का वही कि यूरिन करती है तो उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड का मिक्सिंग आते रहता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है सर्वाइकल कैंसर का? पाइलाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। फिर पायोमेट्रा होता है। फिर वेसिको वेजाइनल फिस्चूला, अपने आप कहीं भी होल बन जाता है। रेक्टो वेजाइनल फिस्चूला, ये सब उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पाइलाइटिस का कंप्लेन लेके आएगी। फिर पाइलोनेफ्राइटिस होगा, फिर पायोमेट्रा होगा, और फिर वेसाइको वेजाइनल फिस्चूला, ठीक है। फिर रेक्टो वेजाइनल फिस्चूला, ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। इनका ये कंप्लेन करेगी वो, ये क्लिनिकल सिम्टम्स वो अपना कंप्लेन लेके क्लिनिक में आती है, ठीक है। काउजेस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्वाइकल कैंसर, तो इंक्लूड यूरेमिया, सेप्सिस, हेमोरेज एट्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो अनयूजुअल इतना एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है कि वो लोग अनीमिया का शिकार हो जाती है, और उन लोगों को पता नहीं होता कि अनीमिया हो चुका है उनको। उनके बॉडी में जो ब्लड लेवल है 1.5 ग्राम के अराउंड हो चुका रहता है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो जो हमारा बॉडी है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। तो जो ब्रेन है ना उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पाता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या ब्रेन फंक्शन कर पाएगा? ब्रेन तो विदाउट ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। या तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा या तो पेशेंट का अल्टीमेट डेथ हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट कैंसर की वजह से नहीं मरता है, पेशेंट मरता है तो अदर सिम्टम्स जो होते हैं उसके वजह से होता है। कैंसर जो होता है ना वो कोई मतलब बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है ना कि जो भी इम्यून सिस्टम है उसको पूरा वीकन कर देता है, तो इसलिए उनकी डेथ होती है, ठीक है। और क्या क्या होता है? तो यूरेमिया होता है, ठीक है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाता है, हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है उन लोगों को। इन वजह से वो सर्वाइकल कैंसर वाले जो लोग होते हैं उनका डेथ होता है। In developed countries, breast cancer is the most common female malignancy, whereas in developed countries like India, cervical cancer is the most common female malignancy, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं जैसे यूएसए वगैरह हो गया ना, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन फीमेल मैलिग्नेंसी, फीमेल में जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है, मतलब कैंसर अपने एक प्लेस से दूसरे जगह में स्प्रेड होना स्टार्ट होता है ना, उसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं। तो ब्रेस्ट में जो कैंसर हुआ उसके अलावा वो लिम्फ नोड के जरिए पूरे बॉडी में, ब्लड में, ये सब में सारे जगह में स्प्रेड होना स्टार्ट करता है। तो
जो मैलिग्नेंसी है वो जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है वो है हमारा सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है जो कॉमनेस्ट साइट है फॉर वल्वल कैंसर इज लेबिया माइनोरा। ठीक है, फॉलोड बाय क्लैटोरिस। जो सबसे कॉमनेस्ट साइट है फॉर वल्वल कैंसर, वल्वा में जो कैंसर होने का जो सबसे कॉमन साइट होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और उसके साथ साथ कहाँ पे हो जाता है तो क्लाइटोरिस में भी हो जाता है। ठीक है। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाजिया। ठीक है, न्यूप्लाजिया क्या होता है? गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाजिया, GTN जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, इंक्लूड करता है परसिस्टेंट हाइडेटी फॉर्म मोल। ठीक है, हाइडेटी फॉर्म मोल होता है इसमें, इन्वेसिव मोल होता है, और क्या बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा एंड नेक्स्ट पेज में ये तो मैं बता दे रही हूँ यहीं पे। तो ये क्या होता है ना GTN, इसमें तो फीमेल तो प्रेग्नेंट होगी, उसका प्रेगनेंसी जो USG टेस्ट है वो उसका पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसमें जो HCG का लेवल रहता है अमाउंट वो नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो HCG डिटेक्शन जो UPT किट से करते हैं, ठीक है, उसमें उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। उनको बहुत, अगर फीमेल अगर अपना ANC विज़िट नहीं करवाती है और अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है 9 मंथ में। फिर उसको उसकी लाइफ को बचाना बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई सर्जरी करने के बाद भी उतना कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि वो अदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो चुका होता है 9 मंथ में। इसीलिए ANC विज़िट कराना फीमेल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उन्हें कोई भी मतलब गलत फहमी ना हो कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है। मोल मतलब ये कैसा होता है ना कि गोल गोल वेसाइकल जैसा रहता है, गोल गोल ऐसा रहेगा, और इसके अंदर में जानते हो पानी वाला फ्लूइड ऐसे से भरा हुआ रहता है, ये गोल गोल पूरा रहता है, और ये अंगूर के गुच्छे के नुमा रहता है। मैं बता रही हूँ, जैसे ये अंगूर के लिए, ठीक है, ये ऐसे करके ही लटका हुआ रहता है, ऐसे ऐसे अंगूर के गुच्छे नुमा रहता है, और इसमें वाटर फिल्ड रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइडेटी फॉर्म मोल। ये जो जाइगोट होता है ना वो ऐसे ही पूरा मल्टीपल में डिवाइड हो जाता है। कोरियन का कार्सिनोमा ये इसी को बोलते हैं, कोरियोनिक विलस है, वो पूरा मोल के शेप में, अंगूर के शेप में आ जाता है। ये एक बहुत ही इन्वेसिव कार्सिनोमा है। ठीक है, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर भी इसको बोलते हैं, हाइडेटी फॉर्म मोल को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाउन स्टेजिंग फॉर cervical cancer is defined as the identification of the carcinoma in an stage when it is still curable by a nursing staff or any other non-medical health workers using a instrument called as simple speculum for inspection of the cervix। तो जो डाउन स्टेजिंग है सर्वाइकल कार्सिनोमा को, उसको डिफाइन करते हैं, ये एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा है इन एन स्टेज, किसी भी स्टेज में, व्हेन इट इज़ स्टिल क्यूरेबल, जब तक ये क्यूरेबल है, किसी स्टेज में क्यूरेबल है, उसी को मतलब डाउन स्टेजिंग सर्वाइकल कैंसर को हम लोग डिफाइन करें तो ये क्या होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा का आइडेंटिफिकेशन है,
एंड स्टेज में, किसी भी स्टेज में, व्हेन इट इज स्टिल, जब तक वो अभी तक भी क्यूरेबल है, बाय ए नर्सिंग स्टाफ और एनी अदर नॉन मेडिकल हेल्थ वर्कर। अगर या तो नर्सिंग स्टाफ उसको एग्ज़ामिन करे या फिर कोई भी हेल्थ वर्कर के पास पेशेंट गया है, कांटेक्ट किया है, उसको एग्ज़ामिन कर रही है हेल्थ वर्कर को, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है? तो सिंपल स्पैकुलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका सर्वाइकल कार्सिनोमा का जो डाउन स्टेजिंग होता है वो किससे करते हैं? तो सिंपल स्पैकुलम से, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स। स्पैकुलम क्या होता है ना, ऐसे करके होता है, देखिए एक मिनट, ऐसे करके सेव होता है इसका, ठीक है। एक साइड ये ब्रॉडर होता है और एक साइड नैरोअर होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं ना कि वेजाइना में, ये मान लो आपका वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है, तो यहाँ पे स्पैकुलम से ये देखते हैं कि इससे यहाँ से जो भी यहाँ के मसल्स है उसको रिट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इससे इधर रिमूव करते हैं, अंदर में अगर कुछ डिस्चार्ज है, कुछ भी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस स्पैकुलम से इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। और एक स्पैकुलम होता है जो कि चोंच की तरह होता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है इसमें, ठीक है। इसका ना दो मुंह खुलता है, ऐसे करके एक मुंह खुलता है। तो ये क्या होता है ना, देखो ये मान लो वेजाइना, ठीक है। तो इससे यहाँ से पूरा प्रॉपरली अंदर तक देख सकते हो आप, पूरा जो भी मसल्स का वहाँ पे डेवलपमेंट है या फिर सेल्स का इरेगुलर ग्रोथ है या फिर किसी प्रकार का वहाँ पे कोई ब्लीडिंग है, अनयूजुअल डिस्चार्ज है, तो यहाँ से ये प्रॉपरली एग्जामिन किया जा सकता है। रेडिकल hysterectomy include removal of the uterus, fallopian tubes, both the ovaries, the adjacent vagina and the draining primary cervical lymph node, ठीक है। तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या है? ये इंक्लूड्स करता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, रेडिकल बोलो या फिर नॉर्मल हिस्टेक्टोमी भी बोल सकते हो। तो ये एक प्रकार का हिस्टेक्टोमी है। हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं कि रिमूवल करते हैं, किसका? तो यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का और बोथ द ओवरी, दोनों ओवरीज का, और एडजेसेंट वेजाइना एंड द ड्रेनिंग प्राइमरी सर्वाइकल लिम्फ नोड, और जो भी प्राइमरी सर्वाइकल लिम्फ नोड है उसका ड्रेनेज करते हैं। तो हिस्टेक्टोमी में क्या क्या रिमूव होता है? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और फिर ओवरीज, इतना जो पूरा पार्ट बना हो रहा है ना, मैं बता रही हूँ, ऐसे करके पूरा पार्ट बना होता है ना, ये पूरा ही पार्ट रिमूव किया जाता है, ऐसे करके ओवरी का पार्ट बना हो रहता है ना, इतना पूरा पार्ट को, इस पूरे पार्ट को ही हिस्टेक्टोमी में रिमूव किया जाता है। तो हिस्टेक्टोमी का मतलब ये होता है कि जो भी यूट्रस के जो भी पार्ट्स है उनको एक्टोमी मतलब कट करके रिमूव करना, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में आता है, कैंसर का मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। द sympathetic supply of the bladder is related with the filling of the urinary bladder and storage of urine। जो sympathetic supply है to the bladder को is related with the filling of the urinary bladder and storage of urine का स्टोरेज करना। और सिंथेटिक सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, ये ब्लैडर को और यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन को
फिल करते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई में। सिंपैथेटिक सप्लाई अगर हो रहा है बॉडी में तो आपको ब्लैडर फील लगेगा कि आपको अभी यूरिन लगना है या फिर स्टोर करता है ये यूरिन को। और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल वॉइडिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल फर्स्ट सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन इज फेल्ट होता है व्हेन ब्लैडर वॉल्यूम इज़ अबाउट 150 से 200 ml। अगर आपको यूरिन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लैडर है उसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, 150 से 200 ml तक। तो ये नॉर्मल सेंसेशन यूरिन का फील होता है, ठीक है। द फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी इज़ 400 से 600 ml। जो ब्लैडर है उसका जो फंक्शनल कैपेसिटी है कितना, 400 से 600 ml तक स्टोर करने का, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ UTI इन फीमेल दैन इन मेल। तो जो मोर रिस्क होता है UTI का फीमेल में कंपेयर टू मेल में, क्योंकि मेल का जो होता है यूरेथ्रा वो काफ़ी लॉन्ग होता है, क्योंकि उनका पेनिस लॉन्ग होता है तो यूरेथ्रा भी काफ़ी डिस्टेंस में रहता है। लेकिन जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है ना, उसका साइज काफ़ी छोटा होता है। तो इस वजह से जो UTI का जो रिस्क होता है वो फीमेल को ज़्यादा होता है और मेल को कम होता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मीन्स, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है, सॉरी ठीक से नहीं हो रही है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मीन्स involuntary passing of urine from the external urinary orifice due to sudden increase in intra-abdominal pressure। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि आप सोच रहे हो कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, आप अपने वो कंट्रोल में रखोगे, लेकिन वो आपके अंडर में नहीं रह पाता, वॉलेंट्री नहीं होता, मतलब इनवॉलेंट्री हो जाता है, आप एक आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि आपको अब तो यूरिन पास करना ही है। पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरिनरी ऑरिफिस ड्यू टू सडन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। कभी कभी होता है ना, बहुत जोर का यूरिन लग जाता है, नहीं अब तो नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, अब तो करना ही है वाला, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। Genuine stress incontinence means involuntary urethral urinary loss when the intravesicular pressure exceeds the maximum urethral sphincter. It occurs due to absence of detrusor muscle activity। जो जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, मतलब इनवॉलेंट्री यूरिन लॉस होता है, उसमें कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट का, मतलब हो जाता है अपने आप यूरिनेशन वो कर लेता है, वो चाहता है कि वो कंट्रोल कर सके लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता वह, और उसका हो जाता है। और इंट्रावेसिकल प्रेशर जो है वो एक्सीड हो जाता है, कितना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो मैक्सिमम यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द, क्यों होता है ये, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिट्रोसर मसल एक्टिविटी। जो डिट्रोसर मसल एक्टिविटी है उसका जो एब्सेंस होगा तो उस वजह से जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। थैंक यू। आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, बाकी के
चीज़ों के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्टिव पार्ट ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच कर पाओगे। क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सारे क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इस वजह से वो क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते रहते हैं लेकिन उनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा कि हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में टच करेंगे, ठीक है। थैंक यू।